हेलो दोस्तों, 5 मिनट एलिमेंट में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का तीसरा चैप्टर वनस्पति जगत स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने को दे रखा है कि पिछले अध्याय में हमने विटेकर द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। उन्होंने हमें 5 किंगडम यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे हम वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार परिवर्तन भी आए हैं। इसमें समय समय में चेंजेस भी आए हैं। फंजाई यानी कवकस्था, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के विषय में सदस्य जिनकी कोशिका भित्ति होती है, यानी इनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुरूप एक ही जगत में थे, लेकिन अब उनको निकाल दिया है। इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, वे अब शैवाल नहीं है। यानी पहले ये शैवाल थे, लेकिन अब इन्हें शैवाल से निकाल दिया गया है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म्स के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। वे मुख्यतः कायिक गुणों तथा पुमंग की रचना के आधार पर हैं। किसके हैं? पुमंग की रचना के आधार पर है। और लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, और क्योंकि उन्होंने बहुत समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग अलग कर दिया था, इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई है। अब ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे प्ररचना, शरीर, शारीर, भ्रूण विज्ञान या पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डोल्टन हुकर ने सुझाया था। और आगे अपने को दे रखा है कि वर्तमान में हम जातिवर्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों में विकासशील संबंध पर आधारित है, यानी जो अभी विकासशीय संबंध पर आधारित है, हम उसको स्वीकार करते हैं। हमने इससे ये पता लगाया कि समान टैक्सा के जीव के एक ही पूर्वज थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। और ये तब ये और भी कठिन हो जाता है। उसके पक्ष में कोई जीवाश्मी परमाणु उपलब्ध ना हो, यानी जिसका कोई जीवाश्मी परमाणु उपलब्ध ना हो, उसको हमें वर्गीकरण करना हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। संख्यात्मक वर्गीकी, जिसे अब हम सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों में एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है, और इसी से में सैकड़ों गुणों को ध्यान में, यानी कंप्यूटरीकृत में आप सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकी विद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं को, जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी, जो पादपों के लिए रासायनिक कारकों का उपयोग करती है। और सबसे पहले आप पढ़ेंगे शैवाल में क्या है कि शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलेकोइड सौपोशिष्टा, मुख्यतः जलीय, अलवणीय भी हो सकता है और लवणीय भी हो सकता है जीव हैं। वे अन्य आवास जैसे नम पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन जैसे प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लाथ रिच। शैवाल की माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनियाँ जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। और शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। और इनमें कसाबिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनमें पौधे बन जाते हैं। और लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलित होते हैं। ये युग्मक कसाबिक युक्त तथा समान माप वाले होते हैं, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले होते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। और फ्लैजिला युक्त और समान माप के हो यूलोथ्रिक्स। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जबकि विभिन्न माप के 2 युग्मक संलित हो, उसे असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीशीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल
मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वोल्वोक्स और फ्यूकस। शैवाल के वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। स्त्रीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल द्वारा स्त्री करते हैं। प्रकाश संश्लेषी, ये अपने को डायग्राम दे रखे हैं और ये अपने को एक टेबल दे रखी है। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पाद होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा लेमिनेलिया सरगासम की बहुत सी स्पीशीज प्रजातियां, जो समुद्र की लगभग 70 स्पीशीज में से एक है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। और कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केराजिन लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसे उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना एक कोशिक शैवाल है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। इसका क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना का यूज। और शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त हैं: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये इसके 3। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे आप क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। ये कोशिकीय क्लोनोमी अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के होते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदा के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की सतह, बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर चल बीजाणु से बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने से बहुत विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तथा कारा है। और अभी आप पढ़ेंगे फियोफाइसी। फियोफाइसी का क्या है कि फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है। ये सरल शाखिस्ता तंतुमयी से लेकर सघन शाखिस्ता जैसे कैल्प तक हो सकते हैं। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है, जिसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा जेंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग तक के शेड तक हो सकता है। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। ये भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसे बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिनी अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट के लव के अतिरिक्त केंद्र में रसधानिस्ता केंद्रक होते हैं। पौधा प्राय संलग्न द्वारा अधस्तर से जुड़ा रहता है और इसमें एक वृत्त अथवा पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जैसे नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इनमें फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मी से हो सकता है। युग्मकों का संलयन जल में अंडदानी में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म यानी नाशपाती आकार के हो सकते हैं। इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इनके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेलिया और सरगासम तथा फ्यूकस हैं। और अभी हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी। स्टार्ट करेंगे रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इसका लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रीन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनका बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश कम होता है। और लाल शैवाल का लाल थैलेमस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बहुत जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संचित होता है और इसे स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन अथवा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इनमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर यानी बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इनके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइनोफिया
पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेलिया, पोरिफेरा, जिलेडियम है। और अभी हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मोस तथा ल्यूटबट आते हैं जो प्राय पहाड़ियों के नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल चर भी कहते हैं, जल स्थलचर भी कहते हैं। ये अपने को डायग्राम दे रखे हैं। ये इधर वाला स्त्रीदानीधर है, ये पूदानीधर है। ये इसमें दे रखा है, ये जेमाकप संरचना है, यहाँ भी जेमाकप संरचना है। ये मुलाब है और ये भी मुलाब है, ये भी मुलाब है। और ये आगे वाला इसको सीटा है, पत्तियाँ हैं। और बीजाणुद्भिद, युग्मोद्भिद, मुख्य अक्ष, मुलाब, शाखाएं, पर्णपर, स्त्रीदानी शाखा। और आगे है कि क्योंकि वे भूमि पर जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्राय नम, शीलन, आर्द्र और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। ये थैलस की तरह होती है और श्यान अथवा सीधा होता है और एक कोशिका स्था बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सब ट्रेटकम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल तथा तना पत्तियां नहीं होती। इनमें मूल संपत्ति तना संरचना होती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य इकाई अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं और नर लैंगिक अंग को पूदानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करती है और मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार की होती है जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता। इसे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद बन जाता है और स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। इसमें अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मोस शाकाहारी, स्तनधारी पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेग्नम की कुछ स्पीशीज जाति पीट प्रदान करती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, जिसका उपयोग हम पैकिंग और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मोथ सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं और इनकी परिस्थिति दृष्टि से बहुत कम महत्व है, लेकिन चट्टानों को अपघटित किया और उनके उच्च कोटि से पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मोस मिट्टी में एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को हानि नहीं पहुंचा पाती। इस प्रकार मृदा यानी मृदा को वेस्ट होने से रोकने के लिए ब्रायोफाइट को ल्यूटबट और मोस में विभक्त कर सकते हैं। ये उसको रोकते हैं और ब्रायोफाइटों को आप ल्यूटबट और मोस में विभेदित कर सकते हैं। अभी आप पढ़ेंगे ल्यूटबट। ल्यूटबट में है प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदली स्थानों, गिल्ली मिट्टी, पेड़ों की छाया आदि पर उगते हैं। ल्यूटबट की पादपकाय थैलासाप यानी मॉर्केंसिया होती है। थैलस पृष्ठाधर होते हैं लेकिन अधस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्य में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने की रचना पर दो कतारों में होती है। ल्यूटबट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिका अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जैसे जेमा कप कहते हैं में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा लैंगिक अंग उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पादप सिटास्था कैप्सूल होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मोस। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था में युग्मकोद्भिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है और यही विसर्पी हरा शाखिस्ता प्राय तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है और इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती है। ये बहुकोशिकता शाखित मुलाब द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मोस में कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पूदानी तथा स्त्रीधानी पत्तियां प्रभो की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मजन में स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद सिटास्था कैप्सूल में विभेदित होता रहता है। और मोस में स्पोरोफाइट ल्यूटबट की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मोस में स्पोर विकिरण की बहुत
विस्तृत प्रणाली है। इसे सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम है होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, जिसमें स्वयं उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप उन अंकों का विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और तने रूपी टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल का फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले तथा छायादार स्थान पर पाए जाते हैं और यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट होता है, जिसमें वास्तविक मूल तना पत्तियां होती हैं। इनमें कुछ अंगों में सुस्पष्ट संवहन होता है, संवहन उत्तक हैं। टेरिडोफाइट पत्तियां छोटी लघुपर्ण, उदाहरण जैसे सिलेजिनेला, अथवा बड़ी बृहत्पर्ण हो सकती है जैसे फर्न। स्पोरोफाइटा में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह बीजाणु पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिसे शंकु कहते हैं। बीजाणुधानी में स्त्री बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने से अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाकोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथेलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इनकी विशिष्ट सीमित आवश्यकता और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादांग होते हैं जिन्हें क्रमशः पूदानी और स्त्रीदानी कहते हैं। पूदानी में पूमणु निकलते हैं और निकलने के बाद स्त्रीदानी के मुंह तक पहुंचते हैं, यानी पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीदानी में स्थित अंडे पर नर युग्मक संलीन होता है और युग्मनज बनाता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में स्पोर एक ही है प्रकार के होते हैं, उन पौधों में विषम बीजाणु कहते हैं। स्लेजिनेला, साल्विनोला के दो प्रकार हैं। बृहद यानी बड़े लघु छोटे स्पोर बनाते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद से युग्मनज को विकास होता है जिससे एक नया सेसोबोन बन जाता है। ये संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग क्लास होते हैं: साइलोपसिडा, लाइकोपसिडा और शिफोनोपसिडा और टिरोपसिडा। और अभी हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की स्टार्टिंग में अपने को क्या है कि जिम्नोस्पर्म अनावर्त यानी इसके अनावर्त बीज है। एक मतलब यही है जिम्नोस्पर्म का कि ये एक अनावर्त बीज है। और ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अंडाशय की भित्ति से ढके हुए नहीं होते, ये निषेचन के पूर्व तथा निषेचन के बाद भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्य में अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष है जो सबसे लंबा। इसकी मूल प्राय मुसला मूल होती है और इसका उपयोग कुछ जिनस की कुछ कवक में से होकर लेती है जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइनस। जबकि कुछ अन्य छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्तरित करने में साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करती है जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकेस। इसके तने असाकीय साइकेस अथवा साकित पाइनस सीड्रस होते हैं और इनकी पत्तियां सरल संयुक्त होती है। साइकेस में पिछाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक तापमान, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है और इनकी पत्तियों का स्थायी क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा ग्रंथिकर रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। ये अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलत और सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिस पर लघु बीजाणु तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानिक तथा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और ये कुछ ही कोशिकाओं में सीमित होती है। इसे न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुधानी अथवा गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं उन्हें गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर अथवा विभिन्न वृक्षों पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित होता है। बीजांडकाय पर एक अस्त्र द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। इन सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर होते हैं और ये गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मेयोसिस के 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी में स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद से विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जननांग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर और मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में रहते हैं। बीजाणुधानी में
से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु परिस्थिति बीजांड के छिद्र तक हवा से ले जाए जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है जिसे नर युग्मक कहते हैं। ये परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहाँ शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते। ये बीज ढके हुए नहीं होते। अभी है एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादपों एवं एंजियोस्पर्म के परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होती है जिसे पुष्प कहते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं और ये पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुलिफिया से लेकर बहुत ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस तक 100 मीटर से भी अधिक हो सकता है। इनमें हम भोजन, चारा, ईंधन और औषधियों तथा अन्य प्रकार के आर्थिक महत्व वाले उत्पाद प्राप्त करते हैं। 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री में विभक्त है। ये अपने को डायग्राम दे रखा है और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये 2 अपने को डायग्राम दे रखे हैं। पहला डायग्राम है द्विबीजपत्री और दूसरा है एकबीजपत्री। दोस्तों, हमने तीसरे चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट कर ली है और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगली वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम थोड़ा एनर्जेटिक बने रहें और आपकी सपोर्ट हमें मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।